नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 गुजरात बोर्ड हिंदी माध्यम विषय अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न हल करेंगे बेरोजगारी कम करने के उपाय। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और कारणों से संबंधित अभ्यास से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक चिंताजनक होती जा रही है। अर्थात इन कारणों की जांच करना है और उसके बाद समस्याओं को हल करने के उपाय को दर्शाया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं मानी जाती, बल्कि यह सामाजिक है, नैतिक है, मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ही चिंताजनक है। तो विद्यार्थी मित्रों, बेरोजगारी कम करने के उपाय में सबसे पहले हम बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है, किससे जुड़ी हुई है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया और कौन सी योजना में बेरोजगारी निवारण के लिए सबसे ज्यादा मूलभूत अधिकार या बेरोजगारी निवारण के कार्यक्रम बनाए गए, इस बात को सबसे पहले हम भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में देखेंगे। तो बेरोजगारी कम करने के उपाय। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और कारणों से संबंधित अभ्यास पर से ये बात स्पष्ट होती है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक चिंताजनक होती जा रही है। इनके कारणों की जांच करने के पश्चात ही इस समस्या को हल करने के उपायों को दर्शाया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को भी जन्म देते हैं। राजकीय दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न चिंताजनक है। भारत में बेरोजगारी निवारण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से उसके निवारण का लक्ष्य रखा गया। विशेष रूप से 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो बच्चों, ये जो लाइन आपने पढ़ा कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के विशेष प्रयास है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी निवारण के लिए रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करना और इसके लिए संविधान में सुधार करने तक का विचार किया गया था, किंतु यह संभव नहीं हो पाया। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की जो बेरोजगारी की समस्या है वह काफी चिंताजनक विषय बन चुका है। वह सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या नैतिक दृष्टि से देखा जाए या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, बेरोजगारी एक गंभीर चिंता बन चुकी है। आपके प्रश्नों के रूप में पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, तो आप बताओगे 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। भारत में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत करते हैं कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले कदम में हम पढ़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण, और ये बच्चों आप सभी लोग इससे परिचित हो कि भारत एक विकासशील देश है और भारत में जनसंख्या का जो दर है, वृद्धि दर, वो काफी ज्यादा है, जो बेरोजगारी की समस्या का मूल कारण है। तो भारत की जनसंख्या में बढ़ती दर पर वृद्धि होने से बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई है तथा समस्या को अत्यंत चिंताजनक बनाने में मुख्य भूमिका अदा की है। देश भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई, तो दूसरी ओर मंद आर्थिक विकास के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं किया जा सका है। तो आपने देखा बच्चों कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर काफी तेजी से बढ़ रही है, जो बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि करता है। एक और काम मांगने वालों की, श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो आर्थिक विकास में गति होनी चाहिए
वह गति मंद रूप में देखने को मिलती है, जिसके कारण रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करना हो तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक असरकारक कदम उठाने चाहिए। तो इन बातों से आप पता कर सकते हैं कि अगर बेरोजगारी की समस्या को सही ढंग से असरकारक रूप से समाप्त करना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए असरकारक कदम उठाने चाहिए। अगर विकासशील देश जैसे भारत देश है, अगर भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण कर दिया गया तो बेरोजगारी की समस्या को कई हद तक हम हल कर सकते हैं। ऐसा करने से देश में जनसंख्या वृद्धि का दर घटेगा और श्रम की आपूर्ति में होने वाली वृद्धि भी मंद होगी। इसलिए रोजगार मांगने वालों की संख्या घटेगी, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण होने से उत्पादन के साधन बिना उपयोग के ही रहेंगे, जिससे पूंजी निवेश का दर भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों का सर्जन किया जा सकेगा। यहाँ पर एक आपको मैं विकल्प बताना चाहूंगा, उत्पादक आयु वर्ग। यहाँ आप अपने निशान लगा सकते हैं कि उत्पादक आयु वर्ग में कितने वर्ष के लोगों का समावेश होता है। तो 15 से 64 वर्ष के लोगों का उत्पादक आयु वर्ग में समावेश होता है। तो यह आपको मैंने बताया बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण जो कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने में प्रथम कदम माना जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। आर्थिक विकास जितना ज्यादा ऊंचा बढ़ेगा, रोजगारी का सृजन उतना ही ज्यादा होगा। देश के आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाकर बेरोजगारी की समस्या को हल करना यह एक सही और रचनात्मक उपाय है। भारत में आर्थिक विकास का दर आयोजन के शुरुआत के वर्षों में 3 से 3.5% जितना नीचा था। यदि देश के आर्थिक विकास में नियमित रूप से ऊंचे दर पर बढ़ोतरी की जाए तो रोजगार के अवसरों में अत्यंत ऊंचे दर पर वृद्धि संभव होगी और बेरोजगारी की समस्या में गिरावट आएगी। तो आपने यहाँ देखा बच्चों कि जितना आर्थिक विकास का दर आयोजन के शुरुआत में था, अगर उससे ज्यादा हम ऊंचे दर पर ले जाएं, उसमें बढ़ोतरी करें और ये नियमित रूप से बढ़ोतरी होती रहे तो हम बेरोजगारी की समस्या को आसानी से घटा सकते हैं। इसके लिए देश के अर्थतंत्र के विभिन्न विभागों के बीच योग्य संकलन करके सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़े, ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो अगर हमें आर्थिक विकास अपने देश में तेजी से करना है तो हमें सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से हम आर्थिक विकास के दर को ऊंचा ले जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी करके अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर कृषि विकास का दर ऊंचा ले जाने के प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह से हम आर्थिक विकास के दर को ऊंचा ले जा सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को कई हद तक कम कर सकते हैं। तो पहला उपाय हमने पढ़ा जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा उपाय था आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। अब तीसरे कदम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कदम है रोजगार लक्षी आयोजन। आयोजन काल के दौरान भारत में विकास को ही विशेष महत्व दिया गया हो, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को विशेष प्रधानता देकर आधारभूत एवं चाबी रूप पूंजी प्रधान उद्योगों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। चाबी रूप मतलब आधारभूत उद्योग जो हमारे देश के अर्थतंत्र के लिए काफी उपयोगी है। देश में औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए यह अति आवश्यक था, किंतु वर्तमान समय में रोजगार लक्षी आयोजन अपनाने की तीव्र आवश्यकता है और इसके लिए राज्यों को उपभोग की चीज वस्तुओं
और श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति वाले छोटे एवं मध्यम कद के उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य की प्रवृत्तियों, पशुपालन, डेयरी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे भारत देश में रोजगारी ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करना है तो श्रम प्रधान उत्पादन और छोटे और मध्यम कद के उद्योगों का विकास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। विशेष रूप से जो कृषि पर आधारित है, कृषि प्रधान जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को ज्यादा विकास करना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। क्योंकि यह उद्योग प्रमाण में कम पूंजी निवेश पर अधिक प्रमाण में रोजगार के अवसरों का सर्जन करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात कि जिस उद्योग में पूंजी निवेश की मात्रा कम होगी, उस उद्योग में श्रम प्रधान उत्पादन के आधार पर रोजगार के अवसर अधिक होंगे। जबकि बड़े उद्योगों में पूंजी निवेश की मात्रा अधिक होती है। पूंजी निवेश की मात्रा अधिक होने के कारण यंत्रों का उपयोग अधिक होता है और श्रम प्रधान रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए इस उपाय में कहा गया है कि हमें रोजगार लक्ष्य आयोजन को ध्यान में रखकर श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति वाले छोटे एवं मध्यम कद के उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहिए। जैसे पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, जिसके अंदर पूंजी निवेश की मात्रा कम होती है और रोजगार के अवसरों का सर्जन करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे रोजगार लक्ष्य आयोजन करने चाहिए। ऐसे रोजगार लक्ष्य उद्योगों की स्थापना और उसका विकास करने से उपभोग की चीज वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिरता मतलब जो आर्थिक विकास का दर है वो प्राप्त करने में भी हमें सफलता मिलेगी। जो आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, कभी आर्थिक विकास नीचे गिर रहा है, उसके अंदर हम स्थिरता ला सकते हैं। चौथा उपाय है रोजगार लक्ष्य शिक्षा। जिस तरह से हम शिक्षा में परिवर्तन की बात कर रहे, पिछले प्रश्न में भी हमने पढ़ा कि शिक्षा को परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि लोग रोजगार प्राप्त कर सके। तो यही बात यहाँ पर भी है। भारत में वर्तमान शैक्षणिक ढांचा बेरोजगारी की समस्या के लिए एक जिम्मेदार कारण है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली लिपिक तैयार करने वाली, किताबी ज्ञान देने वाली एक शैक्षणिक व्यवस्था है। लिपिक तैयार करना मतलब, लिपिक मतलब होता है किताब के अनुसरण के योग्य कार्य करना, किताबी ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त न होना। परिणाम स्वरूप विनयन या वाणिज्य में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातक होने के बाद भी व्यक्ति में स्वरोजगार की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। अर्थात व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है, स्नातक हो जाता है, लेकिन वह खुद का रोजगार विकसित कर सके ऐसा उसके अंदर क्षमता होती नहीं है। लिपिक का एक और अर्थ ले सकते हैं मात्र नौकरी करना, दूसरे के यहाँ गुलामी करना, बस वही हम सीख पाते, अपना खुद का स्वरोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में सुधार हो, इस उद्देश्य से वर्तमान व्यापार, वाणिज्य उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों के अनुरूप व्यवसाय लक्ष्य शिक्षा देने की देश में तीव्र आवश्यकता है। इसके लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आमूल परिवर्तन मतलब जड़ से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन लाने के विभिन्न प्रयास समय समय पर किए जा रहे हैं, किंतु इससे शिक्षा प्रणाली में योग्य एवं पर्याप्त सुधार नहीं हो पाए। तो इस तरह से हमें समय समय पर शिक्षा प्रणाली को भी बदलते रहना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी बच्चे पढ़ने के बाद अपना स्वरोजगार भी कर सके। अगर उन्हें कहीं पर नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो अपना स्वयं का खुद का भी रोजगार विकसित कर सके, ऐसी क्षमता की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। पांचवा उपाय है गृह एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास।
गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार के अवसरों का सर्जन करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में अत्यंत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऐसे उद्योगों का विकास करके बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि जितने भी गृह और छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनमें पूंजी निवेश की मात्रा बहुत ही कम होती है। पूंजी निवेश की मात्रा कम होने के बावजूद उसमें रोजगार के अवसरों का सृजन अधिक किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने में पूंजी निवेश की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वहां पर श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति कम होती है और यंत्रों का उपयोग अधिक होता है। इसलिए ऐसे उद्योगों का विकास करके बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। समान पूंजी निवेश के द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों में बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है। अर्थात अगर हम 1 करोड़ बड़े पूंजी निवेश में निवेश करते हैं और 1 करोड़ अगर छोटे पैमाने के उद्योग में निवेश करते हैं तो दोनों में 7.5 गुना जितना अंतर देखने को मिलता है। यानी बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में 7.5 यानी 7 से 8 गुना अधिक हम रोजगार पैदा कर सकते हैं, जबकि पूंजी निवेश का रकम कैसा होगा, समान होगा। जितना पूंजी निवेश बड़े पैमाने के उद्योग में किया जाएगा उतना ही पूंजी निवेश छोटे पैमाने के उद्योग में किया जाएगा। फिर भी 7 से 8 गुना अधिक रोजगार हम छोटे पैमाने में कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से पूंजी की कमी वाले श्रम प्रधान भारत देश में गृह एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को देश में अधिक रोजगार देने वाले श्रेष्ठ विकल्प के रूप में स्वीकार करके उसके विकास के लिए सरकार को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और देश की औद्योगिक नीति में भी उन उद्योगों के महत्व का स्वीकार करके उसके विकास के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। हमारे देश की सरकार को भी बात मान लेनी चाहिए या हमारे देश की औद्योगिक नीति को भी मान लेना चाहिए कि बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग अधिक से अधिक रोजगार दे सकते हैं, वह भी कम पूंजी निवेश में। इस तरह से बताया गया है कि गृह एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास होना चाहिए। छठा कदम है आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार। आंतरिक ढांचागत सुविधाएं क्या होती है, आप पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। भारत के शहरी विस्तारों की तुलना में ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के अवसरों का प्रमाण में कम सर्जन होने का सबसे महत्वपूर्ण परिबल ग्रामीण विस्तारों में अपर्याप्त ढांचागत सुविधा है। इसलिए राज्य द्वारा ग्रामीण विस्तारों में शिक्षा, आरोग्य, आवास, बिजली, सड़क, व्यवसायिक तालीम केंद्र जैसी आंतरिक ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाए तो स्थानिक साधनों की मदद से अपने निवास स्थान के नजदीक रोजगार प्राप्त करना संभव हो पाएगा। तो आंतरिक ढांचागत सुविधाओं में आपने देखा शिक्षा, आरोग्य, आवास, बिजली, सड़क, व्यवसायिक तालीम केंद्र, अगर इन सभी का ग्रामीण क्षेत्र में उचित ढंग से विकास किया जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, वह भी निवास स्थान के नजदीक। इसके साथ ही ग्रामीण विस्तारों में आंतर ढांचागत सुविधा के बढ़ने से नए रोजगार का सर्जन होगा, अर्थात ज्यादा से ज्यादा रोजगारी उत्पन्न होगी। अब हम शुरुआत करते हैं अंतिम कदम, जिसका नाम है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति को गति और विस्तार। देश में ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के कारण रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बोझ बढ़ने से प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी तथा अनियमित एवं अपर्याप्त वर्षा और सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण मौसमी बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती गई है। इस समस्या को हल करके कृषि क्षेत्र में बोझ रूप जनसंख्या को रोजगार के अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की क्षमता
अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए। ग्रामीण विस्तारों में कृषि क्षेत्र में लगे हुए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए हरित क्रांति को गति देना और उसका अधिक से अधिक विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं बच्चों कि हमारे भारत देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर आधारित है। अगर हम हरित क्रांति को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें, जैसा आप जानते हैं कि हरित क्रांति पंजाब हरियाणा में ज्यादा लाभ प्राप्त की है, अगर यह हरित क्रांति को हम अलग अलग राज्यों में फैलाएं, उसको गति प्रदान करें, तो रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। और ये भी बताया गया कि बेरोजगारी की समस्या को हम हल भी कर सकते हैं। जहां पर यह समस्या जटिल होती जा रही है, वहां पर हम हरित क्रांति को गति देकर उसका विस्तार करके हम इसे हल कर सकते हैं। इस तथ्य को समर्थन विख्यात अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस द्वारा रोजगार के अवसरों की गणना में मिलता है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। उनके मतानुसार भारत में कृषि क्षेत्र में रुपया 1 करोड़ का पूंजी निवेश करने से 40,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। उत्पादन में 5.7% के दर से वृद्धि की जा सकती है, जबकि अगर बड़े उद्योगों में उतना ही अर्थात 1 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने से केवल 500 व्यक्तियों को ही रोजगार से जोड़ा जा सकता है और उत्पादन में उसके वृद्धि दर मात्र 1.4% की दर से वृद्धि की जा सकती है। ये बात कही है विख्यात अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करना है तो कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश करना चाहिए। जो उन्होंने यहां उदाहरण देकर बताया कि अगर हम 1 करोड़ का पूंजी निवेश कृषि क्षेत्र में करते हैं तो 40,000 व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं और उत्पादन में 5.7% की दर से वृद्धि कर सकते हैं, जबकि बड़े उद्योगों में ही 1 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करें तो केवल 500 व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं और उत्पादन का वृद्धि दर मात्र 1.4% रहेगा। इस अंदाज पर से ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अधिक अनुकूल है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के मतानुसार कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किया जाए तो रोजगारी के अवसरों में अनेक गुना वृद्धि की जा सकेगी। तो ये जो आप लोग बीच बीच में अर्थशास्त्री के नाम पढ़ रहे, उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक वाक्य 2-2 नंबर के प्रश्न के लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में पूछा जाएगा। तो मेरे एक बार फिर से वही कहूंगा बच्चों कि मेहनत से लगन से पढ़ते रहिए, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते रहिए ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और एक बात और कहना चाहूंगा, जितने अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे, जितना ज्यादा बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, उतना ही आपका जीवन सफल बनेगा और साथ में आप अपने माता पिता को भी उनके मेहनत का सही फल प्राप्त करा सकेंगे। धन्यवाद।